हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं और इसका पार्ट 3 बचा हुआ है जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इसका हेडिंग लिख लीजिएगा, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार वास्को डी गामा क्या करता है, भारत के लिए जलीय मार्ग का खोज करता है। और वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल आता है। आपको याद होगा वास्को डी गामा भारत के खोज कब किया था, यानी भारत के लिए जलीय मार्ग का खोज कब किया था, 1498 में। हम थोड़ा सा उसको फीडबैक ले रहे हैं। 1498 ईस्वी में क्या किया था, वास्को डी गामा ने भारत के लिए जलीय मार्ग का खोज किया था, यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। क्या बोल सकते हैं, वास्को डी गामा भारत आया था। इसके बाद आप लोग याद होगा 1498 में आया और फिर दूसरा बार यानी दूसरा अभियान के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। क्या वास्को डी गामा आया था? नहीं दोस्तों, वास्को डी गामा नहीं आया था। तो कौन आया था? तो हम देख सकते हैं जब वास्को डी गामा को कौन अरबवासी पीटे थे, छेड़े थे, ये बोल सकते हैं कि आप परेशान किए थे, उसके बाद बेचारा आने का नाम ही नहीं ले रहा था, बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तब कौन आया था? तो दूसरा अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? हम देख सकते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। बताया है ना, याद होना चाहिए सबको, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। डेट क्या था? 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रथम बार यानी पहला वास्को डी गामा। दूसरा अभियान के नेतृत्व कौन कर रहा है? तो दूसरा अभियान का नेतृत्व 1500 ईस्वी में कब जी, 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। ठीक है, दूसरा कब, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। उसके बाद तीसरे हम देख सकते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल के बाद कौन आया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल के बाद आप देखिए जब ये पीट कर जाएगा अरब वासियों के साथ, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल आता है 13 जहाजी वीरों के साथ। याद है, सबको याद होगा, जो इसके पहले वाले वीडियो जिन्होंने देखा है उनको तो पूरा 100% समझ में आ रहा होगा। और जो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इसके पहले वाले यानी इसका भाग 2 और भाग 1 जो नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, उसका लिंक दिया गया है, और जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, तब आकर ये पार्ट 3 को देखिए लो। ठीक बा, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के देख लो और उसके बाद आके पार्ट 3 के देखिए लो, बात बुझे लो। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पार्ट 1 में वास्को डी गामा किस प्रकार भारत खोज किया। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल आया। फिर इसमें हम लोग को देखना है कि बाकी इसके बाद कौन कौन आ रहे हैं यूरोप पुर्तगाल से, और उनके द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए, पहला वास्को डी गामा 1498, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल 1500 ईस्वी में आया और क्या करता है, अरब वासियों को पराजित किया था ना जी, पराजित किया था, क्योंकि वास्को डी गामा कोई अरब वासी छेड़े थे और इसी का बदला लेने आया था कौन, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल 13 जहाजी वीरों के साथ। बस समझ रहे हैं, 13 जहाजी वीरों के साथ ही आया और जमकर कुटाई किया किनकी, अरब वासियों की। उसके बाद अरब वासी की बोलती बंद हो गई। ठीक है, वो फिर बोले नहीं कि भाई व्यापार कीजिए चाहे मत कीजिए। क्लियर। उसके बाद अब फिर वास्को डी गामा आएगा, यानी 1502 में वास्को डी गामा। ये हम देख चुके हैं, थोड़ा सा केवल रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं कि आप लोगों को एक बार, जैसे सब्जी में क्या किया जाता है, पानी छिड़का जाता है, उस तरह समझिए कि पानी छिड़क रहा है कि एक बार फिर आप लोग ताज़ा हो जाइए। और फिर यहाँ से हम कहानी को जोड़ेंगे और फिर करी, जैसे कि एक एक फूल जोड़ का माला बनता है ना, तो इस सब फूलवा का जोड़ रहा है और माला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आया, क्योंकि 1498 ईस्वी में आया था, अरब वासी पीटे, फिर आने का नाम नहीं ले रहा था। तब पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल आया 13 जहाजी वीरों के साथ, आकर किसकी कुटाई की, अरब वासियों की। ठीक है, अरब व्यापारियों की। उसके बाद निडर हो गया, बोला कि भाई अब तो पीट पाट कर चला है पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल, अब हमको जाने में कोई दिक्कत
नहीं है। तो ये आता है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा, याद होगा सबको। चलिए 1502 में वास्को डी गामा आता है। फिर वास्को डी गामा के बाद कौन आया, ये भी हम आपको बता दिए थे। तो वास्को डी गामा के बाद आता है कौन, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, याद होगा सबको। अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, कब आया था जी, डेट क्या था, तो ये आता है 1503 में, क्या जी 1503 में आया, और कब तक रहा, 1505 तक, ठीक है। सबको याद होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 1503 में आया और 1505 तक रहा। और 3 और 5 में क्या किया था, तो आपको याद होगा 1503 में जहाँ पे ये फैक्ट्री खोला था, 1503 में कोचीन में, ये आपका कोचीन में, और 1505 में कुन्नूर में क्या किया था, ये फैक्ट्री खोला था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई, तो याद होना चाहिए पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी, तो आपका होगा कोचीन। कब खोली गई, 1503 ईस्वी में, किसके द्वारा, अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद कौन आया था जी, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद आया प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में कौन आया था, याद होगा आप लोगों को, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में नाम बोलिए कौन आया था। तो हम देख सकते हैं प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के पद पर कौन आया, यहां पर लिख रहा है, चलिए प्रथम गवर्नर या पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के पद पर या प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में कौन आया था, तो हम बोल सकते हैं क्या, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आया था जी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। याद होना चाहिए सबको, हम लोग देखे थे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या हुआ था, प्रथम भारतीय गवर्नर बनकर भारत आया था, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है हर एग्जाम में कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत कौन आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया था, तो हम लोग जानते हैं कि ये 1505 में आया था और 1509 तक रहा था। यानी इसी के समय क्या किया गया था, गवर्नर पद का सृजन किया गया था, ठीक है। इसके पहले साधारण लोग व्यापारी के रूप में आए और व्यापार किए चले गए, लेकिन अल्मीडा के समय क्या किया गया, ये आपको गवर्नर के पद का सृजन किया गया और प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, किनको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, ठीक है। उसके बाद आप लोग याद होगा कि 1500 ये जब आया था तो आते आते एक काम किया था, सबको याद होगा जी, क्या किया था, 1505 ईस्वी में, याद है ना जी, कि अंजाडीवा, उसके बाद क्या था, किलवा और कुन्नूर। अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर में क्या किया था, दुर्ग बनाया था ना जी, अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर में ये दुर्ग की स्थापना की थी, दुर्ग बनाया था, ये आते आते एक काम किया था, ठीक है। अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर में क्या किया था, 1505 ईस्वी में कुन्नूर बनाया था और 1509 में इसके द्वारा जो कार्य किया गया वो क्या था, तो 1509 ईस्वी में हम देख सकते हैं, ये 1509 ईस्वी में तुर्की, मिस्र और गुजरात, तुर्की, मिस्र और गुजरात के सम्मिलित सेनाओं क्या किया था, पराजित किया था। याद होगा सबको, ठीक है। रिवीजन क्लास चल रहा है, समझिए कि एक बार रिवीजन में करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सब जब तक कहानी याद नहीं रहेगी तब तक नेक्स्ट टॉपिक या इसके आगे कहानी समझ में नहीं आएगी। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये देख सकते हैं। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया किन किन के बारे में। वास्को डी गामा 1498 में आया, ठीक है।
आया, अरबवासी परेशान किए, चला गया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 में आया, अरबवासी को उपाय किया, फिर ये भी चला गया कोचिन और कुन्नूर के राजाओं के साथ संधि करके। अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है तो वही कोचिन और कुन्नूर के राजाओं से बात करके फैक्ट्री खोलता है, ठीक है। ये भी अपना काम जो आया कुछ ना कुछ किया और चला गया। फिर आता है आपका प्रथम गवर्नर जनरल बनकर, यानी प्रथम गवर्नर के पद पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये आता है 1505 में और 1509 तक रहता है। तो 1505 में क्या करता है, 1505 में याद रखिएगा अंजाडीवा किलवा और कुन्नूर। पहले दुर्ग नहीं था, केवल फैक्ट्री था। अब क्या होगा, दुर्ग भी होगा, यहाँ पर सेना भी रखेगा, ठीक है। पहले सेना रखने का अधिकार नहीं था, अब दुर्ग बनाएगा और यहाँ पे सेना रखना प्रारंभ कर देगा। और जब सेना रख ही लिया, अब बताइए युद्ध करने में कोई दिक्कत है? हाँ, युद्ध तो कर सकता है ना जी। तो यहाँ पर क्या करेगा, 1509 ईस्वी में तुर्की, मिस्र और गुजरात तीनों को पटक पटक कर मारेगा, ठीक है। क्योंकि पहले तो सेना रखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री लगाए थे, इनके पास कोई दुर्ग नहीं था। दुर्ग मतलब किला, किला मतलब जहाँ पर चारों बगल से घेराबंदी करके वो अपने सेना को रख सकते हैं। तब इसकी जब स्थापना कर लिया, जब यहाँ पर ये अपना किला बना लिया, तब सेना रखेगा तो जिससे मन करेगा, जो ज़्यादा बोलेंगे उनके कुटाई करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए करते किनको है, तो तुर्की, मिस्र और गुजरात तीनों के सम्मिलित सेना को पराजित कर देता है, ठीक है। तीनों तुर्की, मिस्र और गुजरात, पहले तो केवल अरबवासी को पीटा था, अब क्या करता है, तुर्की, मिस्र और गुजरात के सम्मिलित सेनाओं को हराएगा। और जब ये तीनों को हरा देगा, तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में क्या, समुद्री क्षेत्रों में भी अब पुर्तगालियों की तूती बोलना शुरू हो जाएगी। अब तो पंख लगे भाई, ये उड़ेंगे, अब चलेंगे नहीं, उड़ेंगे। अब कोई बोलने वाला नहीं है बीच में। अरबवासी बोले, अरबवासी कुटाई किया, ये बोले तुर्की, मिस्र, गुजरात बोला, इनकी भी कुटाई हो गई। अब कौन बोलने आएगा? कोई नहीं बोलेगा। अब ये स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, जो मन में आए वो करना शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। ये सब हम पढ़ा चुके थे, आप लोगों को याद होगा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, इसके बाद कौन आया था जी, तो इसके बाद आया था आपका अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क एक बार 3 और 5 में आया था, फिर एक बार हम लोग ने कहां तक देखा, अल्मीडा तक। इसके बाद अल्मीडा के बाद कौन आया, अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आया, ये किसके बाद, अल्मीडा के बाद। ये कब आता है जी, तो 1509 से लेकर 1515, यानी 1509 में आया और 1505 तक रहा। तो ये द्वितीय गवर्नर के पद पर आया था, याद रखिएगा, ये दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया था। प्रथम अल्मीडा और दूसरा आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। अब इसे हम लोग जानते हैं कि इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला गया है। सब लोग जानते होंगे कि अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, भारत में सती प्रथा की अंत की थी। यानी भारत अपने क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों को जीत लिया था, जहां पर ये शासन करता था, उन क्षेत्रों में ये सती प्रथा के विरुद्ध में क्या चल रहा था, अभियान चला रहा था और सती प्रथा को रुकने का प्रयास किया था। और इसके लिए एक और कदम क्या उठाया था कि जितना भी विधवा स्त्रियां थी, जो वहाँ की विधवा स्त्रियां होती थी, उनकी शादी अपने पुर्तगाली मर्दों के साथ करा देता था। और इन्होंने यह सबसे आग्रह भी किया था कि आप लोग विधवा स्त्रियों से शादी कीजिए और शादी करने के बाद एक अलग कॉलोनी का निर्माण कीजिए, एक अलग समाज बसाइए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि 1510 में क्या किया था जी, सब लोग कमेंट में, सबको मालूम होगा, बोलिए। 1510 में क्या किया, गोवा को जीता था। 1510 में गोवा को जीता किससे, यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। तो 1510 में ये क्या करता है, गोवा को जीत लेता है यूसुफ आदिल शाह से। और ये कि यूसुफ आदिल शाह कहाँ के शासक थे, तो बीजापुर के,
पूर्व के शासक थे, इनको पराजित कर गोवा को जीत लेगा। और फिर हम लोगों ने देखा था कि 1511 में क्या किया था, ये 1511 में मलक्का समझिए कि उस समय क्या था, विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बंदरगाह था उस काल में, इसको भी जीत लेता है। ये बंदरगाह था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बंदरगाह, इसको भी जीत लिया। फिर क्या होगा 1515 में देखेंगे, लास्ट टाइम जाते जाते क्या होता है, तो 1515 ईस्वी में, ठीक है, ये क्या करेगा, होर्मुज बंदरगाह को जीतेगा। और अंततः 1515 ईस्वी में ही इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारा अच्छा काम भी किया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह समझिए कि यहाँ पे प्रारंभ भी किया था, और बहुत सारे क्षेत्र को जीता, जैसे कि गोवा को जीता, मलक्का को जीता और होर्मुज को जीता। अब आप ही बताइए ना, ये जितना भी आपका समुद्री क्षेत्र है, थोड़ा सा मैप बना देना है, आप लोगों को समझ में आएगी। मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ये संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर आप समझिए कि इनकी कब्जा है। अब बताइए, आपका कालीकट हो गया, होर्मुज हो गया, मलक्का हो गया, हाँ, उसके बाद कोचीन हो गया, कुन्नूर हो गया, सब पर किसका अधिकार, पुर्तगालियों का। तो अब सब पर जब इन्हीं का अधिकार है तो इनकी तूती नहीं बोलेगी, फिक्स है कि इनका ही प्रभाव होगा इन क्षेत्रों पर, और जो मन चाहे वो मनमानी अपना कर सकते हैं। जैसे अल्मीडा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाया था, उसी प्रकार अल्फांसो द अल्बुकर्क क्या करेगा, इन सभी क्षेत्रों को जीतने के बाद अब इन पे पूर्ण अधिकार जमा लेगा, कौन, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद आता है आपका पुनः वास्को डी गामा 1924 में आएगा। कौन आएगा, वास्को डी गामा, सॉरी 1924 बोले, 1524 में, याद रखिएगा 1524 में वास्को डी गामा। हमने वहाँ तक तो अगले वीडियो में भी पढ़ चुका था। अब यहाँ से देखना है कि वास्को डी गामा पुनः 1524 ईस्वी में आता है, ये टॉपिक थोड़ा सा देखिएगा। 1524 ईस्वी में यानी इसकी अंतिम भारत की यात्रा होगी, ठीक है। 1524 ईस्वी में एक बार हम लोग ने देखा कि 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। कब, 1498 ईस्वी में ये सबसे पहले भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज किया था और ये भारत आया था। उसके बाद ये कब आता है कब आता है, 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल के बाद यही ना आया था जी। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा बार आता है कब, तो 1524 ईस्वी में। और 1524 ईस्वी में जब ये भारत आता है, उसकी अंतिम यात्रा होती है ये भारत की, और भारत में ही क्या हो जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, भारत में इनकी देहांत हो जाएगी, और इनका समाधि स्थल कोचीन में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, वास्को डी गामा का समाधि स्थल कहाँ है, तो कोचीन में है। क्लियर, यानी अंतिम यात्रा, यानी 1524 में ये वास्को डी गामा अंतिम बार भारत आता है, और अंत इनकी यहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वास्को डी गामा के बाद, यानी जो तीसरा बार जो भारत आया था, तीसरा बार, इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका अगला होगा नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा, ये आया था 1529 में,
और रहा कब तक, 1538 तक। ठीक है, ये 1529 ईस्वी में भारत आया था और 1538 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसके दौरान इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे आपको याद होगा बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, गुजरात के अंतर्गत ये शासन करता था बहादुर शाह। आप लोग जानते होंगे बहादुर शाह के बारे में, ये गुजरात में क्या करता था, शासन करता था। और हम लोग देखेंगे कि वहीं पर एक 29 से लेकर कब तक, ये 30 तक, इसमें देख लेते हैं। इनके द्वारा 1530 में जो गोवा को कौन जीता था, गोवा को अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया था जी। अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को जीता गया था। उसी को ये क्या करेगा, अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, उसी क्या करेगा, अपना राजधानी बनाएगा 1530 ईस्वी में। गोवा को नई राजधानी, यानी पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, कोचीन, लेकिन 1530 ईस्वी में यानी अब ये कोचीन से परिवर्तित करके गोवा को क्या कर दी जाएगी, नई राजधानी बना दी जाएगी। किनके द्वारा, नीनो डी कुनहा के द्वारा। ठीक है, और राजधानी बनाने के बाद इसी समय हम लोग देखेंगे कि ये 1534 में क्या करेगा, 1534 में बेसिन को जीतेगा। बेसिन, जिस पर किसका अधिकार था, बहादुर शाह का, बहादुर शाह का अधिकार था। अब देखिए होता है क्या है, बहादुर शाह यानी बेसिन पर अधिकार करते समय बहादुर शाह और यानी नीनो डी कुनहा के बीच कुछ सीमा को लेकर, या बोल सकते हैं बॉर्डर लाइन को लेकर, ठीक है, बाउंड्री को लेकर क्या हो जाती है, दोनों में आपसी विवाद होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है। या मान लीजिए कि इनके क्षेत्र को ये छीनेंगे तो इनको तो प्रॉब्लम होगी ही, तो दोनों में कुछ विवाद उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये इतना नाराज होते हैं कि बेचारे क्या हो जाएंगे, समुद्र में ही डूबकर मर जाएंगे। कौन, ये समुद्र में ही डूबकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनकी मृत्यु समुद्र के में डूबने से हुई थी। इनकी मृत्यु समुद्र में डूबने से हुई थी। 1534 में, बस इतना याद रखिएगा, 1534 में यानी नीनो डी कुनहा ने क्या कर लिया, बेसिन पर अधिकार कर लिया। बेसिन पर किसका अधिकार था, पहले बहादुर शाह का अधिकार था, और बहादुर शाह और इनके बीच लफड़े को लेकर क्या हुआ कि ये बेचारे क्या हो गए, समुद्र में डूबकर अपनी जान को त्याग दिए, यानी समुद्र में डूबकर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर देखते हैं और कुछ करेगा जी। 1535 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तो 1534 ईस्वी में बेसिन जीत लिया, और 1535 ईस्वी में दीव पर अपना अधिकार जमा लेता है। दीव को भी अपने हैंड में ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी आते हैं कुछ ना कुछ जरूर काम करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा 2-3 कार्य किए गए, उसको आपको याद रखना है कि सबसे पहले कोचीन से क्या किया गया था, तो इनके द्वारा कोचीन से आपका गोवा राजधानी क्या गई थी, ट्रांसफ़र की गई थी, यानी परिवर्तित की गई थी, नई राजधानी गोवा को बनाया गया था। उसके बाद 1534 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो 1534 ईस्वी में बेसिन को जीता, किससे, बहादुर शाह से, और उसी में यानी दोनों के बीच विवाद को लेकर यानी समुद्र में डूबकर अपनी जान त्याग दी, किसने, बहादुर शाह ने। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि 1535 में इनके द्वारा क्या किया गया, दीव को भी जीत लिया गया। ये सब जो आपका जीतने की प्रक्रिया है ये लगभग पुर्तगालियों की चलेगी कब तक, लगभग में ये 1550 ईस्वी तक चलेगी। ठीक है, ये जीतने की प्रक्रिया जो है 1550 या 80 तक लगभग ये चलेगी, और 80 के बाद इनका फिर पतन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अभी चरमोत्कर्ष पर चल रहे थे, इनका अभी विकास हो रहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपको याद होगा
अभी हम लोग ने क्या देखा, वास्को डी गामा 24 में है और 24 में आने के बाद अंतिम उसकी यात्रा थी और तीसरी बार आया था और यहीं पर क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कौन आता है, तो 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक ये आपका नीनो डी कुन्हा, यानी 1529 में नीनो डी कुन्हा भारत है और 1538 तक रहा। इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको आपको याद रखना है। पहला कार्य क्या होगा, तो पहला कार्य ये होगा कि ये अपनी राजधानी कोचीन से कहाँ तब्दील कर देंगे, गोवा। ठीक है, ये अपनी राजधानी कोचीन से गोवा पर स्थानांतरित कर देंगे। और दूसरा जो कार्य होगा, ये 1534 ईस्वी में बेसिन को जीत लेंगे। ठीक है, बेसिन किसके अधीन में था, तो बहादुर शाह के अंतर्गत था। और बहादुर शाह और इनके हुई कहा सुनी कारण, समुद्र में डूबकर बेचारे अपनी जान को त्याग देंगे। कौन, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह, बहादुर नाम है गधा का, ये बहादुर जैसा कौन काम नहीं किया है, जान का है समुद्र में डूब कर दे दिया। बताइए, चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग। 1535 ईस्वी में इसने क्या किया, 1535 ईस्वी में इसने दीव को भी जीत लिया। इस तरह से ये जीतने की प्रक्रिया लगातार इनकी चलती रही। ठीक है, लगभग यही इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो किए गए थे जरूरी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं गार्सिया द निरोन्हा। चलिए मिटा दें इसको, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए, आप लोग और बैठिए तो एक पेपर और पेन के साथ बैठिए। ठीक है, जो टॉपिक हम लिख रहे हैं, जो बात को हम बोर्ड पे नोट कर रहे हैं, उसको आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिए। आगे हम लोग देख रहे हैं गार्सिया द निरोन्हा। गार्सिया द निरोन्हा, देखिए गार्सिया द निरोन्हा कब आया था भारत जी, तो 1538 में आया था और लगभग 45 तक रहा। गार्सिया ने 45 नहीं, 45, ठीक है, 45 तक रहा। तो गार्सिया द निरोन्हा यानी 1538 में आया और 45 तक भारत में रहा। अब इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे उनको देखना है। तो प्रमुख कार्य क्या किए गए थे, इनके द्वारा कुछ खास प्रमुख कार्य किया नहीं गया था। लगभग में जितने भी 58 के आसपास, सॉरी ये आपका 58 हो जाएगा। ठीक है, देखिए गार्सिया द निरोन्हा 1538 से लेकर 58 तक रहा। इस बीच बहुत सारे कार्य हुए। अब वो कौन कौन से कार्य हुए, जैसे मान लीजिए इनके द्वारा ये दमन को जीतेगा। ठीक है, आपका सालसेट को जीतेगा, सालसेट हो गया। उसके बाद मद्रास हो गया, हाँ मुंबई हो गया, मुंबई बोल सकते हैं, मुंबई पर इसका अधिकार हो जाएगा। और दमन हो गया, सालसेट हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया। उसके बाद आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के ऊपरी क्षेत्र, यानी लगभग में ये सभी क्षेत्रों पर यानी गार्सिया द निरोन्हा द्वारा क्या किया गया, विजय प्राप्त किया गया। ठीक है, ये अंतिम शासक होंगे, अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर आएगा। इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जो प्रमुख कार्य जो किए थे उनमें ये अंतिम था। ठीक है, इनके बाद जो आएंगे उतने खास कारगर सिद्ध नहीं होंगे, और जो भी होगा उनके द्वारा विकास से कार्य ना करके बल्कि और नकारात्मक कार्य किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों का दिन पर दिन पतन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं इनके द्वारा और कुछ कार्य क्या क्या किया गया था। इनके द्वारा पुर्तगालियों द्वारा एक नई पद्धति को विकसित की गई थी, जिसका नाम है कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था, काफिला व्यवस्था ये विकसित की जाएगी।
अब हम लोग देख ही रहे हैं कि ये जो भी जितने लोग आ रहे हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ क्षेत्रों को जीत रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, विकास का काम कर रहे हैं। उस समय क्या होगा, ये समझिए कि 1580 तक इनकी जो भी काम होगा ये एक विकास यानी चरमोत्कर्ष होगा इनका। बोल सकते हैं कि पुर्तगालियों का चरमोत्कर्ष था 1580 तक। उसके बाद 1580 में क्या होगा कि ये स्पेन वासियों से अटैच में आ जाएंगे, यानी स्पेन और पुर्तगाल दोनों क्या संधि कर लेंगे, और दोनों क्योंकि इनसे वो अब इतने उपनिवेश हो गए थे कि इनसे संभाले नहीं जा पा रहे थे, इसलिए दोनों क्या हो गए, मिलकर उपनिवेशों को संभालना शुरू कर दिया। और बाद में क्या होगा कि स्पेन ही पुर्तगाल को दबाना शुरू कर देगा। 1580 में क्या कर लिए, स्पेन से पुर्तगालवासी संधि कर लिए, और संधि के तहत दोनों साथ मिलकर शासन और व्यापार करना शुरू कर दिया। और उस समय के बाद क्या होगा कि स्पेन जो है पुर्तगाल पर हावी होना शुरू हो जाएगा, और यहीं से इनकी पतन होना क्या हो जाती है, शुरू होती है 1580 ईस्वी में। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे पतन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में देखना है कि कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था आखिर क्या है। तो कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका भारत का ये समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, भारत का ये आपका समुद्री क्षेत्र है, और यहां से व्यापार विनिमय जो भी करना है ये आपका समुद्री क्षेत्र हो गया सभी। और इस पर एक अधिकार किनका था, इस पर एक अधिकार है आपका पुर्तगालियों का। और कार्टेज अल्मेडा पद्धति काफिला व्यवस्था मतलब यह थी कि इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो बाहर से भारत की ओर प्रवेश करेगा या भारत से समुद्र में प्रवेश करेगा, दोनों ही परिस्थितियों में इन्हें परमिट लेनी पड़ती थी या टैक्स के रूप में अलग से पुर्तगालियों को कुछ ना कुछ देना पड़ता था, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो भारत का ही क्यों ना हो, चाहे विदेशी क्यों ना हो, वो अगर भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो इस समुद्र के पार करने पर उन्हें क्या करना पड़ता है, समुद्र को पार करके जैसे ही भारत में प्रवेश करेंगे यहीं पर उनको टैक्स देना, यानी एक परमिट लेना पड़ता था व्यापार करने के लिए टैक्स के रूप में, वो टैक्स के रूप में चुना पड़ता था, कुछ टैक्स निश्चित किया गया था जो उनको देना पड़ता था। अच्छा, भारत से कोई भी व्यापारी अन्य देशों में व्यापार करता हो उनको भी क्या करना पड़ता था, ये कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत परमिट लेना पड़ता था। इतनी ही आगे चले गए थे, लेकिन एकाएक होगा क्या 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में ये क्या कर लेंगे, स्पेन के साथ संधि कर लेंगे, और स्पेन के साथ संधि करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनकी स्थिति बाबू दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जाएगी। और एक विकट स्थिति तब उत्पन्न होगा जब डच एंट्री मारेगा 1596 में। 1596 में जब डच एंट्री मारेगा तब इनका पत्ता और साफ हो जाएगा, ठीक है, भारत से इनकी पत्ता क्या हो जाएगी, और साफ हो जाएगी। इस प्रकार से डच के बाद अंग्रेज ये आते चले जाएंगे और इस सबको पराजित करके धीरे धीरे इनको साइड करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इस समय तक यानी अगर कुल देखा जाए पुर्तगालियों की शक्ति क्या थी, तो पुर्तगालियों के पास लगभग आपका बोल सकते हैं 50, या रहने दीजिए उसको, अगले ही टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो आपका पतन का, पुर्तगालियों का पतन होगा उसमें हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों का पतन किन किन कारणों से हुआ और उनमें किन का महत्वपूर्ण भागीदारी थी। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास ये अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो इसका पहले आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और ठीक लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ कमी नज़र आई हो तो डिसलाइक कीजिए, इससे हम अपने आप में, हाँ लेकिन कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत फील हुआ या नहीं समझ में आया, कुछ भी ऐसी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जानकारी दीजिए हमको। हम हो सकता है उस पर गौर करेंगे और आगे चलकर उस पर सुधार करेंगे, और आप लोगों के लिए इससे दिन पर दिन अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे और आपको आपके सामने उपस्थित करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।